एपिसोड 211 टू 220। लेकिन जियाओवेई ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वह यांग निंग की निगाहों का पीछा कर रही थी। महारानी, शाही निवास के बाहर सीढ़ी कैसे हो सकती है? सुरक्षा कड़ी है और पहरेदार इतने मूर्ख नहीं है कि इतना सुविधाजनक उपकरण इधर उधर छोड़ दें। अन्यथा इससे अतिक्रमणकारियों के लिए शाही निवास में घुसना बहुत आसान हो जाएगा, उन्होंने तर्क से भरी आवाज में कहा। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए, शियाओवेई के तर्क की वैधता को स्वीकार करते हुए। हालांकि उसके भीतर आशा की एक किरण अभी भी थी, जिसने उसे इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर किया। मैं समझती हूँ, लेकिन कृपया जाकर देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। एक हताश आह भरते हुए जियाओवेई ने यांग निंग का मन हल्का करने की ठान ली और गली के अंत की ओर बढ़ गई। उसे यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे आश्चर्य हुआ, एक लकड़ी की सीढ़ी अंधेरे कोने में स्पष्ट रूप से खड़ी थी, उनकी उम्मीदों को जुटला रही थी। जियाओवेई के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान छा गई जब वह लंबी और भारी सीढ़ी को सावधानी से यांग निंग की ओर ले जा रही थी। माँ, आप बिल्कुल सही थीं। यही वह सीढ़ी थी जिसकी हमें जरूरत थी। अब हम अंततः घर के अंदर जा सकते हैं, उसने खुशी से भरी आवाज में कहा। वाह, ये तो अविश्वसनीय है, यांग निंग ने कहा। इस भाग्यशाली खोज पर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। वह हंसी, अपने अविश्वास को रोक नहीं पाए। अब सीढ़ी उनके कब्जे में आ गई और वे आसानी से ऊपर चढ़ने लगे तथा रास्ते में किसी भी बाधा का सामना किए बिना शाही निवास में पहुंच गए। सौभाग्य से आसपास कोई गार्ड या नौकर नहीं था, जिससे यांग निंग बिना किसी को पता लगे अपने कक्ष तक पहुंच गई। लगता है अभी तक किसी को हमारे भागने के बारे में पता नहीं चला है, यांग निंग ने मन ही मन सोचा और खुशी से मुस्कुराई और तत्परता के भाव के साथ उसने अपने कदम तेज कर दिए जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा का अप्रत्याशित रूप से अभाव उसे आश्चर्यजनक रूप से सुविधाजनक लगा, जिससे वह बिना किसी और जटिलता के शाही निवास के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंच सकी। जैसे ही यांग निंग सीढ़ी चढ़कर शाही निवास में दाखिल हुई, झेंग लियांग संकरी गली से कुछ दूरी पर खड़ा होकर उसे उत्सुकता और चिंता के मिले जुले भाव से देख रहा था। ऊंची दीवार पर उसकी खुशी से चढ़ती हुई तस्वीर ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। इस बीच झेंग लियांग के पीछे खड़े गुलान ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्राउन प्रिंसेस द्वारा नियमों के उल्लंघन और बिना किसी को बताए शाही निवास से बाहर निकलने के बारे में बात करने के बजाय झेंग लियांग उसे चुपके से परिसर में वापस आने में मदद क्यों कर रहा था। महाराज, गुलान ने हैरानी से भरी आवाज में कहा, राजकुमारी ने बिना किसी को बताए निवास छोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है। फिर आप उन्हें चुपके से वापस आने में क्यों मदद कर रहे हैं? इससे पहले एक चिंतित नौकरानी ने गुलान से संपर्क किया था और बताया था कि जब वह शाम का नाश्ता और चाय देने गई थी तो यांग निंग और उसकी नौकरानी दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मामला और भी बदतर हो गया क्योंकि कमरा अंदर से बंद था, जिससे गुलान को उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। राजकुमारी के खतरे में होने के डर से उसने चिल्लाकर और दरवाजा पीटकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उन्होंने बाहर से ताला तोड़ने का प्रयास किया और पाया कि एक कमरा खाली है, जिसमें कंबल के नीचे गद्दियां रखी हुई हैं ताकि किसी व्यक्ति का भ्रम पैदा हो। इस अजीबोगरीब व्यवस्था को देखकर उत्सुक गुलान ने बगीचे में झांका और एक लकड़ी की कुर्सी देखी जिसके ऊपर ईंटें सीढ़ी की तरह रखी हुई थीं। उसे साफ पता चल गया कि यांग निंग और शियाओवेई चुपके से शाही निवास से निकल गए हैं। गुलान क्राउन प्रिंसेस के विद्रोही कार्यों से आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे नियमों का पालन करके एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्राउन प्रिंसेस होने के बावजूद यांग निंग ऐसा कुछ कर सकती है और नियम तोड़ सकती है। जब से महारानी से जुड़ी घटना हुई थी जिसमें यांग निंग ने अपने पिता के बजाय झेंग लियांग का समर्थन किया था, तब से गुलान ने उन्हें एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था तथा उनकी ईमानदारी और वफादारी की प्रशंसा करने लगी थी। हालांकि नियमों को तोड़ने और अपरिपक्व व्यवहार दिखाने के उसके हालिया कृत्य ने उसे हतप्रभ कर दिया और उसकी मंशा और विचार प्रक्रिया को समझने में असमर्थ रहा। क्राउन प्रिंसेस होने के नाते क्या उसे शाही नियमों और विनियमों का पालन करके एक मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए? सच्चाई का पता चलने के बाद गुलान यांग निंग की रक्षा के लिए झेंग लियांग के आदेश का पालन करने के लिए उसे खोजने के लिए बाहर चली गई। यांग निंग और शियाओवेई को ढूंढने के बजाय उसकी मुलाकात महामहिम को अपने पहरेदारों के साथ लौटते हुए देखकर हुई। गुलान ने स्थिति बताई और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झेंग लियांग ने उसे एक सीढ़ी लाकर गली के एक खास कोने में रखने का निर्देश दिया। वह इस बात से हैरान था कि उसे सीढ़ी की क्या जरूरत थी। आखिरकार जब गुलान ने यांग निंग को दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते देखा तो उसे समझ आया। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि नियम तोड़ने पर उसे डांटने के बजाय महामहिम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। अंडरस्को, झेंग लियांग ने मुस्कुराते हुए गुलान की ओर मुड़कर कहा, दिलचस्प है क्योंकि यह ताज़ी हवा का झोंका है। आप कितनी महिलाओं को जानते हैं जो स्थानीय व्यंजनों की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए दीवार फांदने की हिम्मत करेंगी? ये सहजता और विद्रोह का एक ऐसा कार्य है जो मुझे आकर्षक लगता है। गुलान ने भौहें सिकोड़ लीं। ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि झेंग लियांग को यांग निंग की हरकतें इतनी दिलचस्प क्यों लगीं। उसे ये सब मनोरंजक से ज्यादा अपरिपक्व लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि महामहिम एक ऐसे व्यक्ति के प्रति इतने क्षमाशील कैसे हो गए जिसने शाही कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया था। उनकी क्षमाशीलता उनके क्रोध और दंड से अधिक भयावह लगती थी। झेंग लियांग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने आगे कहा, वह महल की दूसरी नाजुक और कमजोर महिलाओं की तरह नहीं है। वह जानती है कि मामलों को अपने हाथों में कैसे लेना है और चुनौतियों का डटकर सामना कैसे करना है। वह सामाजिक अपेक्षाओं के बंधन में बंधने से इनकार करती हैं और न्याय के लिए लड़ने से नहीं डरती। एक महिला में इस तरह की भावना और आज़ादी की मैं प्रशंसा करता हूँ। भले ही वह यांग लुयांग की बेटी है, मैं आभारी हूँ कि वह उसके जैसी बिल्कुल नहीं है। यह एक सच्चा आशीर्वाद है।
गुलान ने धीरे से सिर हिलाया। जेंग लियांग की बातों पर विचार करते हुए उसके शुरुआती संदेह धीरे धीरे दूर होने लगे। हालांकि यांग निंग की हरकतें विद्रोही लग सकती थीं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी जानबूझकर महामहिम को नुकसान पहुंचाने या उनका अनादर करने जैसा कुछ नहीं किया था। वास्तव में जब महामहिम बीमार पड़े थे तब उन्होंने जेंग लियांग की मदद करके अपनी वफादारी और भक्ति भी दिखाई थी। ये याद करते हुए कि कैसे यांग निंग ने महामहिम की बिगड़ती सेहत के पीछे के रहस्य को उजागर किया था और उसका समाधान सुझाया था, गुलान प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी बुद्धि और अंतर्ज्ञान बहुत तेज था, यही गुण उसे महल की बाकी महिलाओं से अलग करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें सतह से परे देखने और मामले के मर्म तक पहुंचने की क्षमता थी। शायद यही गुण और उसकी स्वतंत्र भावना ही थी जिसने महामहिम को आकर्षित किया और उन्हें उसके साथ अलग व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। गुलान को एहसास हुआ कि शायद उसमें ऐसे गुण हैं जो उसे न केवल जेंग लियांग के अनुकूल बनाते हैं बल्कि एक मूल्यवान साथी भी बनाते हैं जो उनके शासन में उनका साथ दे सके। सीढ़ी का उपयोग करके चुपके से अपने कक्ष में प्रवेश करने के बाद यांग निंग ने जल्दी से वह पोशाक पहन ली जो उसने सुबह पहनी थी। जैसे ही यांग निंग ने अपने कपड़े बदले, जियाओवेई ने जल्दी से उस गंदगी को साफ किया जो उसकी महिला ने पीछे छोड़ दी थी और यांग निंग द्वारा बाजार में पहने गए कपड़ों को सावधानीपूर्वक बंडल में बांध दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके गुप्त भ्रमण का कोई निशान कमरे में न रहे। जाओ और मेरे लिए नहाने की तैयारी करो। झांग लियांग के आने से पहले मुझे तरोताज़ा होना है। उसकी निगाहें बाज की तरह तेज हैं और मैं उसके द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती, यांग निंग ने जियाओवेई को आदेश दिया। चिलचिलाती धूप में बाजार का पता लगाने के लिए काफ़ी दौड़ने और मीलों पैदल चलने के बाद यांग निंग जानती थी कि अगर उसने जेंग लियांग से मिलने से पहले खुद को साफ नहीं किया तो वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि वह पहले ही बाहर निकल चुकी है। उसकी आंखें बाज जैसी थीं, जो किसी भी छिपे हुए सत्य को उजागर करने में सक्षम थीं। अगर कोई पूछे कि हम सारा दिन कमरे के अंदर क्यों थे तो उन्हें बता देना कि मुझे बहुत तेज सिरदर्द था और मैं पूरी दोपहर आराम करती रही जबकि तुम मेरी मालिश कर रहे थे। समझे? यांग निंग ने जियाओवेई को निर्देश दिया। महिला, क्या आप सचमुच मानती हैं कि अन्य लोग मेरी व्याख्या को विश्वसनीय पाएंगे? जियाओवेई ने अनिश्चितता के साथ पूछा। बिल्कुल, मेरे निजी सेवक होने के नाते आपके शब्दों में दम है। उनके पास आपकी व्याख्या पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या ये स्पष्ट है? अब सीधे खड़े हो जाओ और मुस्कुराओ। यांग निंग ने जियाओवेई के कंधों पर धीरे से थपथपाया और उसे आत्मविश्वास दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। जियाओवेई ने अनिच्छा से सिर हिलाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे चिंता थी कि वह यकीन दिलाने वाला झूठ नहीं बोल पाएगी और शायद दूसरों के सामने उसका झूठ उजागर हो जाएगा। बहरहाल, यांग निंग के उत्साहवर्धक शब्दों को सुनकर उसने गहरी सांस ली और अपनी प्रेमिका की खातिर इस कठिन परीक्षा को सहने का फैसला किया। अनुचित होने के बावजूद उसका मानना था कि अगर यांग निंग को बाजार की यात्रा में मजा आया और वह उसका आनंद ले रही है तो सारी चुनौतियां सार्थक थीं। जैसे ही जियाओवेई अंदर से दरवाजा खोलने और कक्ष से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ एहसास हुआ, ओह, ये दरवाजा पहले से ही खुला क्यों है? उत्सुकतावश यांग निंग शाओवेई के पास गई और दरवाजा खुला देखा। उसने भौहें सिकुड़ी और शाओवेई को सवालिया निगाहों से देखा। क्या तुम दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गए? क्या तुम उसे खुला छोड़कर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? चौंक कर जियाओवेई ने जोर से अपना सिर हिलाया, खुद का बचाव करने की कोशिश करते हुए। महिला, कृपया मुझ पर भरोसा करें। हमने जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने दोबारा जांच भी की। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वह कैसे खुला। वह अविश्वास में सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तुम्हें यकीन है? यांग निंग ने अभी भी भौहें चढ़ाए हुए बिस्तर की ओर नज़र घुमाते हुए पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले जो गद्दियां और कंबल बिछाए थे वे वैसे ही पड़े रहे, मानो किसी ने उन्हें छुआ ही न हो। अगर कोई सचमुच कमरे में घुसा होता तो उसने जो कंबल और गद्दियां बिछाई थी उन्हें देखकर लगता कि वे किसी इंसान की तरह लग रही हैं। चूंकि वे बिना किसी छेड़छाड़ के पड़े रहे, इसका मतलब था कि कमरे में कोई नहीं घुसा था। उसके होठों से राहत की सांस निकली। वह बाल बाल बच गई थी, बहुत ही मामूली अंतर से। कंबल और गद्दियों को देखो, बिल्कुल अछूते, मानो किसी ने यहाँ कदम ही नहीं रखा हो। मुझे यकीन है कि हमारी अनुपस्थिति में किसी ने भी इस कमरे में प्रवेश नहीं किया होगा। जहां तक खुले दरवाजे की बात है, मुझे पूरा शक है कि कोई भूत ताला तोड़ने के लिए अंदर घुस आया होगा। ज्यादा संभावना यही है कि तुम इसे ताला लगाना ही भूल गई हो, यांग निंग ने अपनी थकी हुई गर्दन को सहलाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जियाओवेई के तनाव भरे चेहरे को देखकर यांग निंग ने आह भरी और उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम दरवाजा बंद करना भूल गई हो और अब तुम सोच रही हो कि कोई अंदर घुस आया है। इसके अलावा मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ। राजकुमारी के कक्ष में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो। हालांकि इस बार हम भाग्यशाली रहे, लेकिन अब से कमरे से बाहर निकलने से पहले कमरे को बंद करना न भूलें। ठीक है, यांग निंग ने सलाह दी। अविश्वास से आंखें फाड़े जियाओवेई ने पूछा, माँ, क्या आप भविष्य में भी शाही निवास से भागने की योजना बना रही हैं? आप अगली बार की बात क्यों कर रही हैं? यांग निंग ने मासूमियत से पलकें झपकाई, मानो अनजाने में अपनी शरारती योजनाओं का खुलासा कर रही हो, फिर अपने कंधे उचकाए और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अब और समय बर्बाद मत करो। जाओ मेरे लिए नहाने की तैयारी करो। मैं पसीने से लथपथ और गंदी हो गई हूँ। मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। भारी मन से जियाओवेई ने सिर हिलाया और विनम्रता से झुककर कमरे से बाहर निकल गई। फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी सी भावना बनी रही। उसे साफ साफ याद था कि घर से भागने से पहले उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह खुला कैसे रह गया होगा? क्या वह सचमुच उसे बंद करना भूल गई थी? ये बहुत अजीब बात थी कि उस महिला को शाम की चाय और नाश्ता परोसने कोई नहीं आया था। दोपहर में किसी भी नौकरानी का कमरे में न आना एक असामान्य घटना थी।
जैसे ही शाओवेई अपनी मालकिन के लिए नहाने की तैयारी करने लगी, उसका सामना दूसरी नौकरानियों से हुआ, जिन्होंने हमेशा की तरह बिना किसी गड़बड़ी का संकेत दिए उसका स्वागत किया। शाओवेई के मन में शक पैदा हो गया। क्या वह इस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है? वह सोच में पड़ गई कि कहीं उसकी चिंताएं बेबुनियाद तो नहीं थीं। अंडस्को गुलान, जो शाही निवास के बाहर खड़ी थी और जेंग लियांग के आदेश का इंतजार कर रही थी ताकि वे शाही निवास में प्रवेश कर सके, उसने जोर से चीख मारी और उसे अप्रत्याशित ठंड लगने लगी। उसने अपनी नाक रगड़ी और अचानक आई ठंड से कांप उठा। मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही है? हवा तो चल ही नहीं रही, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरा गार्ड, जो पहले जेंग लियांग के साथ शहर के निरीक्षण के लिए गया था, अब गुलान के बगल में खड़ा था, थका हुआ दीवार से टिका हुआ। गुलान की बाहों पर रोंगटे खड़े होते देखकर उसने मजाक करते हुए कहा, लगता है कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, वरना तुम्हें अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? यहाँ मौसम सुहावना और गर्म है। गुलान ने उसे घूरते हुए भौहें सिकुड़ी। कोई मेरे बारे में सोच रहा है? जिन लोगों को मैंने पहले पीटा है, उनके अलावा और कौन परवाह करेगा? उसने गंभीरता से पूछा। गार्ड के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने बेबसी से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे गुलान का हास्यबोध और प्रेम प्रधान भाव पूरी तरह से गायब हो गया हो। अब वह पहले जैसा मनोरंजक नहीं रहा। ताज़ा स्नान करने के बाद यांगनिंग ने एक आरामदायक नाइट ड्रेस पहनी और उसके ऊपर एक मुलायम आलीशान चोगा पहना। खुद को पूरी तरह से साफ करने और शाही निवास से भागने के सारे सबूत मिटाने के लिए यांगनिंग ने रात में अपने लंबे बाल धोए। दिन भर सड़कों पर घूमने के कारण उसके बाल धूल और गंदगी से सने हुए थे। अगर वह उन्हें न धोती तो जेंग लियांग आसानी से उसका झूठ पकड़ लेता। अपने लंबे और घने बालों को जल्दी सुखाने के लिए उसने अपने बालों को एक सूती कपड़े से सिर पर लपेट लिया। चूंकि दुनिया में हेयर ड्रायर नहीं है, इसलिए बालों को हवा में सूखने में घंटों लग जाते हैं, खासकर रात में। इसलिए वह आमतौर पर रात में बाल नहीं धोती, क्योंकि रात में बाल सुखाने में दिक्कत होती है और इससे उसे सर्दी जुकाम भी हो सकता है। लेकिन आज उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे सारे सबूत मिटाने की जरूरत थी ताकि जेंग लियांग को उसके छोटे से रहस्य के बारे में पता न चल सके। क्या महामहिम वापस आ गए हैं? यांगनिंग ने पूछा जैसे ही वह स्नान करने के बाद कक्ष में वापस गई। शियाओवेई, जो उसके पीछे पीछे आ रही थी, ने जवाब दिया, हाँ, महामहिम वापस आ गए हैं और भोजन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, ओह ठीक है, मैं बाल सुखाने के बाद डाइनिंग रूम में जाऊंगी। यांगनिंग ने कमरे में पहुंचने के लिए अपने कदम तेज करते हुए कहा। वह शैतान राजकुमार को इंतजार नहीं करा सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसे अपने झूठ की भनक तक नहीं लगने दे सकती थी। अतीत में उसके बारे में फैली उन भद्दी अफवाहों की वजह से वह पहले से ही उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। अगर उसे पता चल गया कि वह उसके घर से बाहर चुपके से निकल गई है, तो वह सोच भी नहीं सकती कि वह अपने मन में क्या क्या बेतुकी कहानियां गढ़ लेगा। अंडस्को कमरे में पहुंचकर यांगनिंग ने दरवाजा खोला और चौंककर चीख पड़ी और आश्चर्य से पीछे हट गई। एक अप्रत्याशित प्रभावशाली आकृति उसके सामने खड़ी थी और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अभी भी सोच रही थी कि जब वह डाइनिंग रूम में उससे मिलेगी तो क्या कहेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कमरे में उससे मिल जाएगी। क्या वो कोई गपशप करने वाला भूत है? जब भी वो उसके बारे में बात करती है, वो हमेशा कैसे सामने आ जाता है। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने ज़ियाओवेई पर आरोप लगाते हुए तीखी नज़र डाली। उसकी आंखें संदेश दे रही थीं, तुमने कहा था कि वह डाइनिंग रूम में था, वह यहाँ क्यों है? ज़ियाओवेई ने अपने होंठ भींच लिए और सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मालकिन के जिज्ञासु सवालों का क्या जवाब दे। उसे खुद भी नहीं पता था कि महामहिम भोजन कक्ष की बजाय कक्ष में क्यों मौजूद थे। जेंग लियांग शीशे वाली मेज के सामने खड़ा था, उसकी निगाह किसी चीज़ पर टिकी हुई थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, उसने एक लड़की की जोर से आश्चर्य से चीखने की आवाज़ सुनी। यांगनिंग की ओर देखते हुए उसने बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। घबराहट में निगलते हुए यांगनिंग को एक स्पष्ट अपराध बोध हुआ। उसने अजीब तरह से गला साफ किया और कहा, मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं तो बस खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाने ही वाली थी। तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। डाइनिंग रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नौकरानी से आज रात का खाना यहीं हमारे कमरे में तैयार करवा दिया है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने चेहरे पर बर्फ जैसा भाव लिए हुए उसके पास जाते हुए कहा। आह, मैं समझ गई, यह एक अच्छा विचार लगता है। उसने उलझन में पलकें झपकाते हुए कहा, जब जेंग लियांग उसकी ओर चलने लगा। क्या उसे कुछ पता है? वह सोच रही थी। उसे डर लग रहा था कि पता चल जाएगा। वह अपनी जगह पर स्थिर रही, जानबूझकर उसकी नज़रों से बचती रही। किसी अनजान वजह से वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और शर्मिंदगी से अपनी नज़रें नीची कर लीं। उसकी गहरी और रौबदार निगाहें उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थीं। उनमें कुछ तो अलग था, लेकिन सवाल बना रहा, वह क्या था? जेंग लियांग यांगनिंग के सामने खड़ा उसे गौर से देख रहा था। वह मुस्कुराया, ये देखकर कि वह उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। कितना दिलचस्प है। कुछ समय पहले तक ये लड़की सड़कों पर गुंडों से निडर होकर लड़ रही थी, लेकिन अब वह एक नम्र, मासूम लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कितना बड़ा परिवर्तन है। अंडस्को जेंग लियांग ने यांगनिंग के कंधे पर नजर डाली और ज़ियाओवेई को संबोधित किया, जो उसके पीछे खड़ी थी। अब तुम जा सकती हो। ज़ियाओवेई ने अपने होठों को भींच लिया और यांगनिंग की ओर देखा, जिसने उसे संकेत दिया कि वह उसे शेर की मान में अकेला न छोड़े। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए ज़ियाओवेई ने एक बार फिर एक ठंडी आवाज़ सुनी, शायद। क्या तुम हमारे साथ रात के खाने पर आना चाहोगी? क्या इसीलिए तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? जेंग लियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। शुभ रात्रि महाराज। ज़ियाओवेई ने तुरंत सिर झुकाया और चौंकी हुई बिल्ली की तरह जल्दी से कक्ष से बाहर निकल गई।
लानत है, यांग निंग ने मन ही मन शाप दिया जब जियाओवेई भाग गई और उसे शैतान राजकुमार के साथ कक्ष में अकेला छोड़ दिया। जियाओवेई जल्दी से कमरे से बाहर निकली और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करना सुनिश्चित किया। यांग निंग ने शियाओवेई को न केवल काया होने के लिए बल्कि उसे जेंग लियांग के साथ कक्ष के अंदर बंद करने के लिए भी शाप दिया, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे पूरी तरह से खा जाएगा। जब यांग निंग सोच रही थी कि इस तेज तर्रार शैतान राजकुमार के चंगुल से कैसे निकला जाए, तो वह अचानक उसके करीब झुका और फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें उसके कान में गुदगुदी कर रही थीं, तुम्हें अपने बाल सुखाने चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शर्मिंदगी से यांग निंग के गाल लाल हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जेंग लियांग ने उसके सिर पर लिपटा कपड़ा नीचे खींच दिया, जिससे उसके लंबे घने काले बाल नीचे की ओर गिरने लगे। मैं ये बाद में कर सकती हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यांग निंग ने जेंग लियांग के हाथों से कपड़ा छीनते हुए कहा और जल्दी से जमीन पर रखी छोटी सी मेज की ओर बढ़ गई, जहां उसके पसंदीदा व्यंजनों से भरी खाने की ट्रे रखी थी। अपने पसंदीदा व्यंजन देखकर उसकी लार टपकने लगी। इससे पहले कि वह खाना खाने बैठ पाती, जेंग लियांग उसके पास आया और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में उलझन भर गई। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने कपड़ा उससे छीनकर एक कोने में फेंक दिया। उसका हाथ पकड़कर वह उसे शीशे वाली मेज पर ले गया और एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसके कान में फुसफुसाते हुए उसने कहा, खाना दोबारा गर्म किया जा सकता है, लेकिन सर्दी जुकाम नहीं हो सकता। ये कहकर वह कुर्सी पर रखे एक और साफ तौलिए से उसके बाल सुखाने लगा। महाराज, मैं इसे संभाल सकता हूँ, यांग निंग ने अजीब तरीके से कहा। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद किसी और के द्वारा उसके बाल सुखाने का विचार उसे अजीब लगा। और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेंग साम्राज्य का युवराज था। उपन्यास का मुख्य पात्र उसके बाल सुखा रहा है, वह उससे ऐसा अपराध कैसे करवा सकता है? वह अपराध बोध से मर जाएगी। चुप रहो, जेंग लियांग ने धीमी आवाज में आदेश दिया और उसे तौलिया देने से इनकार कर दिया। यांग निंग के पास एक पुतले की तरह वहीं बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जबकि जेंग लियांग ध्यान से उसके बाल सुखा रहा था, उसकी नजरें आईने में उस पर टिकी हुई थीं। घबराहट में उसने निगल लिया, हवा में तनाव बढ़ता हुआ महसूस किया। उसकी निगाहें इतनी परिचित क्यों लग रही थीं? उसकी अर्थपूर्ण निगाहें देखकर वह उस दिन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जब वे लगभग अपनी सारी सुध बुध खो बैठे थे और अपनी सीमाएं भूल गए थे। वह घबराहट से घुटी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज रात उसका क्या इंतजार होगा। जेंग लियांग ने यांग निंग के बालों को तौलिए से धीरे से सुखाया। उसकी नज़र उसके लाल हो चुके गालों पर टिकी थी और वह आईने में उसका प्रतिबिंब देख रहा था। उसके ताज़ा धुले बालों से फूलों की सौंधी खुशबू आ रही थी। अपनी गहरी निगाहों के नीचे लड़की की बेचैनी को कम करने के लिए उसने सहजता से पूछा, आज तुमने क्या किया? न जाने क्यों घबराहट महसूस करते हुए यांग निंग ने घबराकर जवाब दिया, मैं तो बस सो गई थी। लंबी यात्रा ने मुझे थका दिया था, इसलिए मैंने आराम करने और खुद को तरोताज़ा करने का मौका लिया। उसने वही बहाना बनाया जो उसने जियाओवेई को दूसरी नौकरानियों को बनाना सिखाया था। जेंग लियांग बेपरवाह होकर गुनगुनाता रहा, आराम करना वाकई ज़रूरी है। एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ वह उसके काले और घने बालों पर धीरे से तौलिया रगड़ता रहा। चूंकि तुमने पूरा दिन आराम किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल शहर घुमाने ले चलूंगा। उन्होंने कहा, आप पूरे दिन आवास पर रहकर ऊब गए होंगे। यांग निंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके अचानक बाहर जाने के प्रस्ताव से वह बिल्कुल अचंभित रह गई। उसने सोचा था कि शहर में उनका समय शाही निवास तक ही सीमित रहेगा और अंततः महल लौट जाएंगे। उसने आह भरी, घर से अचानक भागने पर पछताते हुए, जिससे उसे और शियाओवेई को बेवजह तनाव हुआ। काश उसे पता होता कि वह उसे बाहर ले जाने की योजना बना रहा है, तो वह ये गुप्त उपाय न करती। क्या तुमने यह नहीं बताया था कि तुम्हें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं? क्या तुमने उन्हें पूरा कर लिया है? उसने अजीब तरह से पूछा, उसे धोखा देने के लिए दोषी महसूस करते हुए। आज मैं अपने ज्यादातर काम निपटा पाया। कल हम शहर घूमने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। क्यों, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? उसने उसके संकोच भरे चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, मैं खुश कैसे न रहूं? यांग निंग ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। धिक्कार है, वह उसे बाहर ले जाने का इरादा रखता था और वह यहाँ थी, बेशर्मी से उससे झूठ बोल रही थी। झूठ बोलना पहले से ही उसकी कमजोरी थी और अब उसे पूरे दिन निवास पर बोर होने का नाटक करते हुए एक पुतले की तरह बैठना पड़ा, जबकि वास्तविकता ये थी कि वह ताज की राजकुमारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना शहर में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। जेंग लियांग सच्चाई से वाकिफ था और उसे उसकी परेशान अभिव्यक्ति देखकर खुशी हुई। उसके बाल सुखाने में मदद करने के बाद उसने तौलिया एक तरफ रख दिया और एक चौड़े दांतों वाली लकड़ी की कंघी उठाकर धीरे से उसके बालों में फिराई। महाराज, मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। यांग निंग को अजीब लगा जब उसने उसे अपने बालों में कंघी करते देखा और उसे कंघी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और बेपरवाही से कहा, जेंग लियांग। यांग निंग ने उसकी बातों का मतलब समझते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने गला साफ किया और कहा, जेंग लियांग, तुम इसे मुझे दे दो, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी। उसने कंघी उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, फिर भी जेंग लियांग ने कंघी नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे धीरे से बैठे रहने के लिए कहा। पास झुककर उसने उसके कान में फुसफुसाया, बस आराम करो और आनंद लो, तुम थक गई होगी। उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। थकी हुई? क्या वह सारा दिन बिस्तर पर आराम करती रही? उसका क्या मतलब था? उसकी बात सुनकर वह भौहें सिकोड़ते हुए हैरान हो गई। जेंग लियांग को यांग निंग की उलझन भरी प्रतिक्रिया पर मजा आया। उसे और चिढ़ाने और जवाब पाने के लिए उसने ड्रेसिंग टेबल पर कुछ देखा और उसे उठा लिया। यह क्या है? क्या ये तुम्हारा है? लेकिन क्या ये शिनलिंग शहर की कोई खासियत नहीं है? उसने सीपियों और छोटे सफ़ेद मोतियों से सजी एक लकड़ी की हेयरपिन उठाते हुए पूछा। यांग निंग का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया जब उसने हेयरपिन को देखा।
उसने मन ही मन अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। ये वही हेयरपिन था जो उसने दोपहर बाजार से खरीदा था। वह इतनी नासमझ कैसे हो गई कि उसे छिपाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ दिया। यह मेरी शादी के दहेज का हिस्सा था। मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ। क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? उसने जल्दी से उसके हाथ से हेयरपिन छीन लिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। झेंग लियांग को लड़की की घबराहट भरी प्रतिक्रिया से संतुष्टि मिली। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या सच में ऐसा है? खैर, ये खूबसूरत है, उसने उत्तर दिया। उसके स्वर में गहरे अर्थ भरे हुए थे। रात के खाने के बाद यांग निंग को आराम की बजाय बेचैनी ज्यादा महसूस हुई। पूरे भोजन के दौरान उस आदमी के प्रभावशाली आभामंडल के कारण वह घबराहट और भय से घिरी रही। किसी भी पूछताछ से बचने की हताशा में उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खा लिया और खुद को बेचैनी की हद तक भर लिया। अब वह बीमारी और बेचैनी से ग्रस्त हो गई थी। वह अब अपने झूठ का बोझ नहीं सह सकती थी। वह न सिर्फ छल करने में बहुत बुरी थी, बल्कि घर से भागने से उसकी मुसीबतें और बढ़ गई थीं। उसे चिंता होने लगी। उसे डर था कि वह उसके झूठ को उजागर कर देगा और अगले दिन उसे बाहर ले जाने से इनकार कर देगा और संभवतः बिना किसी खोजबीन के राजधानी वापस लौट जाएगा। इसी बीच झेंग लियांग नौकरानी को नहाने की तैयारी करवा रहा था। तभी उसकी नज़र यांग निंग पर पड़ी जो उनके कमरे से लगे बगीचे की ओर जा रही थी। उसने उसे देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बगीचे में टहलना चाहती थी। हो सकता है कि मैंने रात के खाने में कुछ ज्यादा ही खा लिया हो, उसने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। ओह, उस स्थिति में मेरे पास आपके भोजन को शीघ्र पचाने में मदद करने का एक तरीका है, उन्होंने टिप्पणी की। क्या बात है? उसने बिना सोचे पूछा। मुझे नहाने में मदद करो, उसने कहा। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। अरे, क्या मतलब है तुम्हारा? वह अवाक रह गई। इसका पाचन से क्या लेना देना? क्या नहाने में मदद के लिए नौकरानियां नहीं थीं? उसे उसकी क्या ज़रूरत है? इससे आपके शरीर को थोड़ा सा हिलाने में मदद मिलेगी और पाचन प्रक्रिया में भी सहायता मिलेगी, उन्होंने सहजता से समझाया। मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है। मैं बस बगीचे में टहलने जा सकती हूँ। जब वह मना करने लगी तो झेंग लियांग ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ और टहलने जाओ। वैसे क्या मैंने बताया था? आज जब मैं बाजार का निरीक्षण कर रहा था तो एक महिला ने अपनी कमज़ोर शक्ल के बावजूद एक गुंडे से निडरता से मुकाबला किया और उसे घूंसे मारे। ये काफ़ी प्रभावशाली था, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बताया। क्या तुमने वह देखा? उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने गार्डों को उस साहसी महिला को ढूंढने का निर्देश दिया है। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं उसे पुरस्कृत करने और उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बना रहा हूँ। महाराज, देर हो रही है। आपको नहाकर जाना चाहिए और बाकी सब भूल जाना चाहिए। रुकिए, मैं आपकी मदद करूंगी और मालिश भी कर दूंगी। घर लौटकर आपको बेवजह की बातें छोड़ देनी चाहिए, उसने जल्दी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। वह उसे खुद को ढूंढने नहीं दे सकती थी, वरना उसका काम तमाम हो जाता। ओह, क्या इससे तुम्हें परेशानी होगी? क्या तुम बगीचे में टहलने नहीं जा रहे थे? और तुम तो नहा भी चुके हो, उसने मासूमियत से पूछा। कोई परेशानी नहीं है, वैसे मैं तो बस तुम्हें नहाने में मदद कर रही हूँ। अगर मेरे कपड़े गीले हो गए तो मैं बदल सकती हूँ। हे, उसने छिपे अर्थ में मुस्कुराते हुए उससे जल्दी से नहाने और रात को सोने का आग्रह किया। कोई बात नहीं यांग निंग, वहाँ अन्य नौकरानियां भी मौजूद होंगी। तुम्हें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, यांग निंग ने गहरी सांस लेते हुए और अनिच्छा से झेंग लियांग के पीछे स्नानागार की ओर चलते हुए खुद से कहा। हालांकि उसने उसे नहलाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह उसे सचमुच नहलाएगी। उसका काम बस ये सुनिश्चित करना था कि सभी जरूरी इंतजाम हो जाएं और जब वह पानी में डूब जाए तो वह चुपचाप वहां से निकल सके। वह ये सब केवल उसे व्यस्त रखने के लिए कर रही थी, ताकि वह उस लड़की के बारे में और अधिक न सोचे जिसने उस दोपहर बाजार में हंगामा मचाया था। स्नानागार पहुंचने पर यांग निंग ने देखा कि नौकरानियां झेंग लियांग के स्नान की तैयारी में जुटी हुई थीं। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह वहां अकेली नहीं थी। वहां न सिर्फ नौकरानियां थीं, बल्कि गलियारे में पहरेदार भी तैनात थे। घर में नौकरानियों और पहरेदारों को चहल पहल करते देखकर उसे अप्रत्याशित रूप से खुशी हुई। जैसे ही उसे यकीन होने लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसने देखा कि सभी नौकरानियां और पहरेदार अचानक वहां से चले गए। मोहे चढ़ाकर वह झेंग लियांग के पास गई, जो पहले नौकरानियों से बातें कर रहा था। नौकरानियां क्यों जा रही हैं? क्या उन्हें नहाने में तुम्हारी मदद नहीं करनी थी? उसने उलझन भरी आवाज में पूछा। कुछ समय पहले ही वहां कई नौकरानियां अलग अलग काम कर रही थीं। कुछ उसके कपड़े संभाल रही थीं, कुछ तौलिए दे रही थीं और कुछ उसके लिए नहाने का पानी और नहाने का स्क्रब पाउडर तैयार कर रही थीं। झेंग लियांग ने उसकी तरफ एक सहज नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। मैंने उन्हें जाने को कहा था। चूंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए उनके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन क्या उन्हें नहाने में आपकी मदद नहीं करनी थी? उसने जोर देकर कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उससे और स्पष्टीकरण चाहती थी। उसकी नज़रों से मिलते हुए झेंग लियांग ने तथ्यात्मक रूप से कहा, उसकी आवाज़ लगभग सादगी से भरी हुई थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे नहलाना चाहती हो? क्या इसीलिए तुम मेरे पीछे यहाँ तक आए हो? उसकी उलझन और गहरी हो गई। उसका मन स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें नहलाना चाहती थी, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। ये बात बेतुकी लग रही थी, क्योंकि यह मांग तो पहले उसी ने की थी। झेंग लियांग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि तुमने खाने के बाद पाचन में मदद के लिए टहलने की बात कही थी, तो तुम्हें लगा कि यह फायदेमंद होगा। उसके शब्द हवा में लटके रहे, जिससे उनके बीच का खालीपन एक अजीब तनाव से भर गया। उसे एहसास हुआ, साथ ही निराशा का भाव भी।
ओह, तो चूंकि मुझे तुम्हें नहलाना था इसलिए तुमने सोचा कि बाकी नौकरानियों को बेकार खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुमने उन्हें जल्दी सोने के लिए कहा था, उसने उलझन और एहसास का मिला जुला स्वर देते हुए संक्षेप में कहा। यद्यपि उनके कार्य विचित्र थे, तथापि वे अपने सेवकों के प्रति चिंता की आड़ में छिपे हुए थे। ये सही है, उसने सहजता से कहा। जैसे ही उनके बीच सन्नाटा छा गया, यांग निंग अपने विचारों से जूझने लगी। क्या वह सचमुच उसे नहलाना चाहती थी, या अनजाने में ही इस पागल आदमी के उलझे और उलझा देने वाले शब्दों के जाल में फंस गई थी। अनिश्चितता बनी रही, जिसने उनकी अनोखी मुलाकात में एक और रहस्य जोड़ दिया। अंडरस्को, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यांग निंग उसके पीछे स्नानागार के अंदर चली गई, क्योंकि पहरेदार और नौकरानियां अपने पदों को छोड़कर गलियारे खाली और सुनसान छोड़कर चले गए थे। वहां खड़ी वह पानी से भरे बाथटब को खाली नजरों से देख रही थी। उसका मन अनिश्चितता से घिरा हुआ था। वह यहाँ क्यों आई थी? उसे यहाँ क्या करना था? उसकी नज़रें आसपास घूमी और देखा कि नौकरानियों ने पहले ही नहाने का पाउडर तैयार कर लिया था और उसके लिए नया नाइट पजामा भी रख दिया था। अब वह क्या काम कर सकती थी? नौकरानियों ने सब कुछ संभाल लिया है, मेरे लिए यहाँ ज्यादा कुछ करने को नहीं है। वह घबराई हुई हंसी और आगे बोली, दरअसल अब मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। लगता है मैंने पहले खाया हुआ खाना पचा लिया है। उसने हंसते हुए कहा, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगी और कल बाजार जाने की तैयारी करूंगी। वह उस स्थिति से बच निकलने की कोशिश कर रही थी, किसी तरह बच निकलने की चाह में। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी टक्कर एक नंगी मांसल छाती से हुई। सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर पीछे की ओर गिरने के कगार पर पहुंच गया। उस नाजुक पल में उस आदमी ने हाथ बढ़ाया और उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वह लड़खड़ाने से बच गई और आगे की शर्मिंदगी से बच गई। सावधान, अगर मैं न होता तो तुम अभी गिर जाती, झेंग लियांग ने धीमी भारी आवाज में उसे डांटा। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी कमर पर था। यांग निंग के गाल लाल हो गए और उसने असमंजस में उस आदमी को देखकर आंखें झपकाईं। रुको, उसे किसने चौंकाया था? और वह अचानक इतना पास क्यों आ गया था? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। और उसने अपना ऊपरी चोगा कब उतारा था? वह सोच रही थी। उसकी नज़र उसके पीछे वाले ऊंचे दरवाजे पर पड़ी। उसने उसे अंदर से कब बंद किया था? अंडरस्को, यांग निंग ने घबराहट में निगल लिया, उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करते हुए। बंद दरवाजे और उनकी नज़दीकी ने उसके विचारों को उलझा दिया, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसने उसे धीरे से धकेला और गला साफ करते हुए बोली, अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, फिर मैं चलती हूँ। उसके शब्द तेजी से निकल गए। उसकी आवाज़ में एक तरह की तत्परता थी, जो उस पल के तनाव से बचने के लिए बेताब थी। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाली थी, उसने एक मनोरंजक और दबंग लहजे में उसे टोक दिया, अगर तुम अभी चली गई तो मेरे शरीर की सफाई कौन करेगा? तुम्हारी वजह से मैंने नौकरानियों को भेज दिया, झेंग लियांग ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। उसने सवाल पूछा और उसे जवाब सोचने के लिए छोड़ दिया। कोई रास्ता ढूंढते हुए यांग निंग ने झट से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। मैं नौकरानियों को वापस बुला सकती हूँ ताकि वे तुम्हें नहला सकें। उसे उम्मीद थी कि कोई आसान उपाय मिल जाएगा जिससे वह इस भारी मुसीबत से बच सके। वह मुस्कुराया, मानो उसकी बातों से बचने की कोशिशों से खुश हो रहा हो। ऐसा नहीं चलेगा, मैंने सबको साफ साफ कहा था कि सो जाओ। अगर तुम उन्हें अभी जगाओगी तो यह मेरे आदेश का अनादर होगा। यांग निंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन इस मामले की गंभीरता पर सवाल उठाया। हालांकि उसने अपने विचार व्यक्त करने से परहेज किया और अपनी बेबसी जाहिर करने से पहले एक गहरी सांस ली। तो फिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे शरीर को साफ कर सकूं, उसने झुंझलाहट में अचानक कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे सीधे अपने इरादे जाहिर कर दिए। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, उसने कहा, जिससे वह अचंभित रह गई और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। क्या? उसने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और अनिश्चितता का मिश्रण था। हाँ, किसने सोचा होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट एक दिन किसी की पीठ रगड़ती हुई मिलेगी? यांग निंग मन ही मन ठहाके लगाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वह सोच रही थी कि वह कितनी दूर आ गई है। शुरू में उसने सोचा था कि जब वह उसे नहलाने के लिए कहेगा तो इसका मतलब होगा कि उसे अकेले नहाने के लिए छोड़ने से पहले कुछ सामान्य व्यवस्थाएं करनी होंगी। उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे नहलाने का मतलब सचमुच उसके शरीर को रगड़ना होगा। यांग निंग ने दांत पीसते हुए देखा कि वह आदमी आराम से गर्म पानी में मग्न था। उसका निचला शरीर आंशिक रूप से एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, जबकि बाकी खुला हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब ऐसे कामों के लिए ढेरों नौकरानियां उपलब्ध थीं तो उसने उसकी मदद क्यों मांगी। पूरी स्थिति से निराश होकर उसने रगड़ना और तेज कर दिया। कपड़े को उसकी पीठ और कंधों पर तब तक जोर से दबाया जब तक कि वह लाल नहीं हो गया। इस कृत्य के माध्यम से उसने अपनी झुंझलाहट को लगभग व्यक्त कर दिया। झेंग लियांग आंखें बंद किए लेटा था और सुखदायक स्नान का आनंद ले रहा था। यांग निंग के रगड़ने के बढ़ते दबाव को देखते हुए उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। धीमी कर्कश आवाज में उसने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम मेरी पीठ को पूरी तरह खरोंचकर खून से लथपथ छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करने के और भी मज़ेदार तरीके हैं। मुझे इतनी जोर से रगड़ने से तो कहीं बेहतर। झेंग लियांग के चुलबुले व्यवहार ने यांग निंग को चौंका दिया और उसे उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ का एहसास हुआ। वह हैरान थी कि उसके पसंदीदा उपन्यास का ईश्वर समान सदाचारी नायक अब उसके साथ इतनी खुलेआम छेड़खानी कर रहा था, और वह उसके दुस्साहसिक प्रयासों को दिलचस्प मानने से इनकार नहीं कर सकी। अरे, उसे मानना पड़ेगा कि यह गुंडागर्दी जैसा था, लेकिन सेक्सी भी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने अपना हाथ हटा लिया, मासूमियत का नाटक करते हुए दोनों हाथों से अपनी छाती ढंक ली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस तुम्हारे निर्देशों का पालन कर रही थी और तुम्हारी पीठ साफ कर रही थी। झेंग लियांग उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें अपनी घबराहट छिपाने की उसकी कोशिश बहुत प्यारी लगी।
उन्होंने हंसते हुए कहा, ज्यादा मतलब मत निकालो, मैं तो बस हमारे बीच तलवारबाजी की बात पर मजाक कर रहा था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। आंखें घुमाते हुए यांग निंग उसके बहाने से सहमत नहीं हुई। उसे लगा कि उसका ध्यान भटकाने का प्रयास बहुत कमजोर था। क्या वह सचमुच मानता था कि वह एक मासूम परी है जो स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों से बिल्कुल अनजान है? उसने उसकी बुद्धि और समझ को कम करके आंका था। झेंग लियांग ने यांग निंग की तरफ देखा और पाया कि उसका ऊपरी चोगा गीला था और उसकी त्वचा से चिपका हुआ था, जिससे उसके अंदर का चमकीला रंग साफ दिखाई दे रहा था। घबराहट में निगलते हुए उसे महसूस हो रहा था कि उसका तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दांत पीसते हुए और मन ही मन गालियां देते हुए वह जल्दी से मुड़ा और बोला, मेरी पीठ रगड़ना बंद करो, अब तुम जा सकते हो। उसकी आवाज़ पहले से कहीं अधिक भारी हो गई थी। यांग निंग ने अपनी भौहें उठाईं, उनके स्वर में चंचलता का भाव था जब उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैंने अभी तक आपकी पीठ के निचले हिस्से को साफ नहीं किया है। क्या आपको इसमें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसकी बात सुनकर उसके अंदर भावनाएं उमड़ पड़ी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। आवाज़ में हल्का सा कंपन लिए वह किसी तरह कह पाया, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? मेरी पीठ सहलाना शायद काफ़ी ना हो। उसके बाद उसने सहज भाव से ये शब्द उगल दिए। उलझन में यांग निंग ने पलकें झपकाईं और आश्चर्य से उसे घूरा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस चले जाओ। उसने उसके लाल लाल कानों पर ध्यान दिया और उसे परेशानी में अपना माथा रगड़ते देखा। आगे न बढ़ते हुए उसने जल्दी से अपना लहंगा उठाया और दरवाज़ा बंद करते हुए स्नानघर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और अपनी धड़कती हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश की। ये तो खतरनाक था। उसने गहरी सांस ली और अपनी छाती थपथपाए। ऐसा नहीं था कि वह उसकी बातों का असली मतलब नहीं समझती थी। भला कैसे समझती? उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हालांकि अभी भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। अंडरस्को नहाने के बाद झेंग लियांग कमरे में लौटा और बिस्तर पर गहरी नींद सो रही महिला को देखकर हंस पड़ा। जाने के बाद उसने अनजाने में उसे और ठंडा पानी डालने के लिए कहा था ताकि वह खुद को ठंडा कर सके, जबकि वह वहां लेटी हुई थी और दुनिया की परवाह किए बिना शांति से सो रही थी। उसकी नींद में देखकर उसने पाया कि उसने खुद को कंबल से ढकने की भी जहमत नहीं उठाई थी और तकिए को अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। एक फीकी मुस्कान के साथ वह उसके पास गया और उसे सावधानी से कंबल के अंदर दुलार दिया। उसे स्नेह और कीच दोनों का एहसास हो रहा था। मुझे जगाए रखने के बाद वह इतनी शांति से कैसे सो सकती है? उसने मन ही मन आह भरी और उसकी इस बेखबरता की कद्र करते हुए कि उसने उसके दिल में जो उथल पुथल मचा दी थी वह उसे समझ नहीं आ रही थी। लौटने पर उसने उसे सबक सिखाने का इरादा किया था, लेकिन उसका थका हुआ चेहरा देखकर उसे याद आ गया कि वह दिन भर कैसे इधर उधर भागती रही थी। इस बार तो छोड़ दूंगा, पर अगली बार नहीं, उसने फुसफुसाते हुए उसके चेहरे को कोमलता से सहलाया। हालांकि उसने अपनी बात जाहिर नहीं की, लेकिन झेंग लियांग चिंता से बच नहीं सका। बिना किसी पहरेदार के शाही निवास से भागना बेशक जोखिम भरा था। क्या होगा अगर किसी को उसकी असली पहचान पता चल गई और उसकी गुप्त यात्रा के दौरान उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? इस विचार से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब शाही परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है, जब वे शाही सुरक्षाकर्मियों की बिना किसी सुरक्षा के, यहाँ तक कि भेष बदलकर भी बाहर गए थे। एक महिला होने के नाते वह इतना खतरनाक कदम कैसे उठा सकती है? अंडरस्को कुछ देर तक उसके सोते हुए चेहरे को घूरने के बाद उसने उसके साथ बिस्तर पर जाने का फैसला किया और अपना ऊपरी चोगा उतारकर दूसरी तरफ खिसक गया। उसने धीरे से उसका सिर अपनी बांह पर रखा और उसे अपनी ओर घुमा लिया। यांग निंग नींद में ही हिली और उसे और भी जोर से अपनी कमर से जकड़कर चौंका दिया। कितना गर्म है, वह बुदबुदाई और उसके और करीब आकर अपनी टांगें उसके ऊपर टिका दी। झेंग लियांग उसके प्यारे व्यवहार पर हंसे बिना नहीं रह सका। जैसे ही उनके शरीर एक दूसरे से सटे, वह गर्मजोशी और भावनाओं की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सचमुच जानती थी कि नींद में भी उसकी भावनाओं को कैसे उभारना है। मनोरंजन और स्नेह के मिले जुले भाव से सिर हिलाते हुए उसने उसे गले लगा लिया, अपने अंदर की भड़कती भावनाओं से पैदा हुई बेचैनी को सहने को तैयार। ये निर्णय करते हुए कि उसके करीब रहना किसी भी असुविधा के लायक है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। रात भर उसके बगल में सोने से संतुष्ट था। अगले दिन जैसा वादा किया गया था, झेंग लियांग यांग निंग के साथ शहर की सैर पर निकल पड़ा। दोनों ने चतुराई से साधारण स्थानीय कपड़े पहन लिए, जिससे वे भीड़ भाड़ में आसानी से घुल मिल गए और बिना किसी का ध्यान खींचे शहर की सड़कों पर घूम सके। उनके पीछे गुलान और शियाओवेई उनका पीछा कर रहे थे और काले गार्ड भी पहरे पर थे और सावधानीपूर्वक उनका पीछा कर रहे थे। इतने सारे लोगों के पीछे पीछे चलने से यांग निंग को असहजता और घबराहट महसूस होने लगी। जो एक रोमांचक सैर होनी चाहिए थी, अब बिल्कुल उलट लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। ये लगभग वैसा ही था जैसे आप खरीदारी करने जा रही हों और अचानक आपको पता चले कि कुछ लोग आपके निजी स्थान पर अतिक्रमण कर रहे हैं। झेंग लियांग ने उसकी हिचकिचाहट को देखा और गुलान को दूरी बनाए रखने और उनके करीब न रहने का आदेश दिया। आखिरकार अवांछित अनुयायियों से छुटकारा पाकर यांग निंग धीरे धीरे झेंग लियांग की संगति में सहज होने लगी। वह ज्यादा सहज महसूस करने लगी और नए आत्मविश्वास के साथ बाजार में अपनी पैठ बनाने लगी। चहल पहल भरे बाजार में अपनी इस शानदार सैर के दौरान उसने ढेर सारे स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन खाए। उस जगह के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर वह ढेरों खूबसूरत स्थानीय आभूषण और कलाकृतियां इकट्ठा करने से खुद को नहीं रोक पाए। पहले तो वह बस उत्सुक थी और सड़क किनारे लगे स्टॉल देखना चाहती थी। उसे हैरानी हुई जब झेंग लियांग ने अप्रत्याशित रूप से उदारता और देखभाल का परिचय दिया। उसने जिद की कि जो भी चीज़ उसे पसंद आए उसे खरीद ले और नतीजा ये हुआ कि वह अपने नए नए खजानों से भरा एक बड़ा बैग लेकर चल पड़ा।
झेंग लियांग को बैग ले जाते हुए और यांग निंग को एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे खरीदारी करने निकले किसी भी अन्य जोड़े की तरह हों। झेंग लियांग के इस नए पक्ष को देखकर वह उसके विचारशील कार्यों से गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। कुछ दिन पहले तक वह महल में अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी, लेकिन अब वह न केवल उसे शिनलिंग शहर ले आया था बल्कि उसे निजी भ्रमण भी करा रहा था और उसकी सभी इच्छाओं को ध्यानपूर्वक पूरा कर रहा था। इस समय वह महल में रहने वाले उस व्यस्त राजकुमार से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे वह जानती थी, बल्कि वह एक प्यार करने वाले पति जैसा लग रहा था जो अपनी पत्नी पर खूब लाड़ प्यार लुटा रहा था। संतुष्टि के इस पल में एक क्षणिक विचार ने उसे परेशान किया। पत्नी, उसने खुद से सवाल किया। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह सचमुच इस उपाधि की हकदार है। यह विचार आकर्षक भी लगा और बेचैन करने वाला भी। क्या वह इस उपाधि की हकदार थी? वर्तमान से संतुष्ट होने के बावजूद वह अपने भविष्य की अनिश्चितता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्या उसे कभी घर लौटने का मौका मिलेगा या क्या उसे हमेशा के लिए यांग निंग ही रहना तय था, इस नई दुनिया में अपनी जगह को लेकर अनिश्चित। शिनलिंग शहर की यात्रा जैसे जैसे समाप्त होने वाली थी, महल लौटने का दिन आ गया था। नौकरों को गाड़ी में सामान लादते देख यांग निंग निराशा से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे लगा जैसे कुछ छूट गया है और इस जगह को पीछे छोड़ने का ख्याल उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। शिनलिंग शहर में बिताए समय के दौरान उनकी कई खूबसूरत यादें बनी और उन सबको पीछे छोड़ना एक सच्चे नुकसान जैसा लगा। इस जगह पर उसे आज़ादी का एहसास हुआ, एक सच्चे इंसान की तरह महल की बंदिशों के बोझ से मुक्त होकर सड़कों पर घूमने में सक्षम। यह उन सीमाओं से परे जीवन का अनुभव था जिनकी वह महल की दीवारों के भीतर आदी हो गई थी। झेंग लियांग व्यवस्था की जांच करने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि यांग निंग वहां खड़ी थी। नौकरों को अपना सामान गाड़ी में लाते हुए देखकर वह अचंभित थी। वह चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया और वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आई तो हम आगे भी आ सकते हैं। उसके अचानक प्रकट होने से यांग निंग चौंक गई, लेकिन उसके शब्दों ने उसकी आंखों में आशा भर दी। सचमुच, क्या हम यहाँ फिर आ सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में उत्साह साफ झलक रहा था। झेंग लियांग ने उसकी तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जरूर, हम कर सकते हैं, उसने उसे आश्वस्त किया। उसे इतना खुश देखकर वह बहुत खुश हुआ। साथ बिताए समय में झेंग लियांग को यह एहसास हो गया था कि दूसरी कुलीन महिलाओं के विपरीत, जिन्हें महंगे गहनों और कपड़ों में खुशी मिलती थी, यांग निंग को लकड़ी की स्थानीय कलाकृतियों की सादगी में शांति मिलती थी। महल से बाहर निकलकर नई जगहों की खोज करने से उनमें एक अनोखा उत्साह पैदा होता था। साम्राज्य के युवराज के रूप में झेंग लियांग पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि यांग निंग के पति के रूप में वह उसकी खुशी और आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए भी उतने ही समर्पित हैं और ये दृढ़ संकल्पित हैं कि यांग निंग को अपनी शादी में बंदी जैसा महसूस न होने दें। अपने पिता के विपरीत, जिन्होंने नई रखेलों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, झेंग लियांग एक प्रेमपूर्ण और सहयोगी साथी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उनकी शादी राजनीतिक कारणों से तय की गई हो सकती है, वह इसे केवल एक लेन देन बनने नहीं देना चाहता। इसके बजाय वह अपने बंधन को संजोता है और इसे एक पूर्ण और सुखी मिलन बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करेगा। जैसे ही राजधानी की उनकी यात्रा शुरू हुई, यांग निंग और झेंग लियांग ने एक गाड़ी साझा की। इस बीच एक और गाड़ी उनके सामान से भर गई और नौकरों और नौकरानियों सहित उनके बाकी दल ने एक अलग गाड़ी में कब्जा कर लिया। गुलान और बाकी पहरेदार घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे ताकि पूरी यात्रा में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ मिलकर वे अपने रास्ते पर चलते हुए महल की ओर वापस लौट रहे थे। 3 दिन की इस यात्रा में कई अप्रत्याशित बाधाएं आईं, जिससे उनकी यात्रा का समय बढ़ गया। यात्रा के दूसरे दिन जब उनकी गाड़ी एक सुनसान और वीरान जंगल के बीच पहुंची तो घोड़े की अचानक चीख ने सभी को चौंका दिया। गाड़ी अचानक रुक गई और इस अप्रत्याशित गड़बड़ी के कारण लगभग पलट गई। जैसे ही गाड़ी अचानक रुकी, यांग निंग, जो दीवार से सिर टिकाई गहरी नींद में थी, झटके से जाग गई। वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी और गाड़ी के दूसरी तरफ गिरने ही वाली थी कि उसका सिर गाड़ी की दीवार से जोर से टकरा गया। शुक्र है, झेंग लियांग की तेज प्रतिक्रिया ने उसे बचा लिया। उसने झट से यांग निंग को गले लगा लिया, उसे अपनी ओर खींचा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। उसके इस सुरक्षात्मक कदम से यांग निंग उसकी बाहों में कृतज्ञ और सुरक्षित महसूस कर रही थी। यांग निंग ने खुद को संतुलित करने के लिए झेंग लियांग की बाहों को पकड़ लिया और डर के मारे उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हो रहा है? गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? महल से शिनलिंग शहर तक की अपनी पहली यात्रा में कई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये घटना उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। यात्रा में अनुभवी और बुद्धिमान घोड़े ने अचानक गाड़ी रोक दी और लगभग पलट गई। ऐसा क्या हुआ होगा? ये स्पष्ट था कि घोड़ा कोई साधारण प्राणी नहीं था, लेकिन किसी बात ने उसे इतना चौंकाया या भयभीत किया होगा कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यांग निंग के विपरीत, जो गाड़ी के अचानक रुकने से भ्रमित और उलझन में था, झेंग लियांग को अंदाजा था कि अचानक रुकने का क्या कारण हो सकता है। उसके मन में किसी हमले की आशंका कौंधी और इस विचार से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अगर वह अकेला होता तो इस तरह के घात से निपटना कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि यांग निंग की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उसकी भलाई के लिए उसकी चिंता ने उसके चेहरे पर बर्फीली और उग्रता ला दी। उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए झेंग लियांग का ठंडा और उदास चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आराम करो। उसने आश्वस्त करते हुए उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है, उसने स्थिति की जांच करने के लिए तैयार होकर कहा। चिंतित होकर यांग निंग ने अपनी आस्तीनें पकड़ ली और विनती करते हुए कहा, रुको, कृपया सावधान रहो। उसकी चिंता की कद्र करते हुए झेंग लियांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं करूंगा।
चिंता मत करो और अंदर ही रहो। ये शब्द कहकर वह अपनी तलवार साथ लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया ताकि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। गाड़ी के अंदर यांग निंग के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। उसे अपने पति की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन संभावित खतरों के ख्याल से उसका दिल चिंता से भर गया। हालांकि अपनी सीमाओं को जानते हुए वह बस बेसब्री से इंतजार कर सकती थी, उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में। झेंग लियांग के गाड़ी से उतरने के बाद गुलान जल्दी से उनकी ओर बढ़ी और उन्हें घटना के बारे में बताते हुए कहा, महाराज, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर जमीन पर नुकीले कांच के छोटे टुकड़े बिखेर दिए थे, जिससे घोड़े डर गए और उनकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई। यह क्षेत्र असुरक्षित है, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, गुलान ने चारों ओर सावधानी से नजरें घुमाते हुए आग्रह किया। ये खुलासा सुनकर झेंग लियांग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपनी यात्रा को गुप्त रखने का पूरा ध्यान रखा था और जानकारी सिर्फ अपने कुछ भरोसेमंद लोगों, अपने वफादार नौकरों और पहरेदारों से ही साझा की थी। ये बात कि कोई इतनी खतरनाक योजना पहले से ही रच सकता है, उसे हैरान कर गई। ये देखते हुए कि निरीक्षण के लिए शिनलिंग शहर में आने के उसके उद्देश्य के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि किसी ने इस भयावह कृत्य की पूर्व योजना बनाकर उसे कैसे अंजाम दिया। हताशा में दांत पीसते हुए झेंग लियांग ने गाड़ी की ओर एक चिंतित नजर डाली, यांग निंग की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित। अपने गुस्से और घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद उसने महसूस किया कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता यांग निंग की सलामती सुनिश्चित करना है। इसलिए उसने अपनी जांच को तब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया जब तक कि वे सुरक्षित रूप से महल वापस नहीं आ जाते। गू लैन की ओर मुड़ते हुए झेंग लियांग ने स्पष्ट निर्देश दिया, अब से अन्य पहरेदार आगे चलेंगे। दूसरी ओर तुम गाड़ी के पास रहोगे और हर कीमत पर राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा राजकुमारी ही होनी चाहिए। क्या तुम समझ रही हो? उसने दृढ़ता से आदेश दिया। पिछली बार के विपरीत जब गुलान ने उनके आदेशों की अवहेलना की थी, जिससे यांग निंग की जान खतरे में पड़ गई थी, इस बार उन्होंने बहस नहीं की और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ, मैं क्राउन राजकुमारी की रक्षा करूंगा। गुलान की प्रतिक्रिया से झेंग लियांग आश्वस्त हुआ और घोड़ों की सलामती सुनिश्चित करने के बाद सभी को यात्रा फिर से शुरू करने का संकेत दिया। वे जंगल के बीचों बीच थे और ज्यादा देर रुकने से और भी खतरा पैदा हो सकता था। जैसे ही वह एक बार फिर गाड़ी में चढ़ने को तैयार हुआ, अचानक एक अप्रत्याशित नुकीला तीर हवा में तेजी से चला और बाल बाल बच गया। अपने पीछे हलचल की एक झलक पाकर उसकी सहज बुद्धि जाग उठी और वह तेजी से नीचे झुका, लेकिन घातक प्रक्षेप्य से बाल बाल बच गया। तीर ने अपना निशाना साधा और गाड़ी के एक तरफ जाकर लगा, जिससे उन्हें उस खतरे की स्पष्ट याद आ गई जिसका वे सामना कर रहे थे। महाराज, गुलान, जो अभी अपने घोड़े पर चढ़ने ही वाला था, अचानक हुए हमले से घबराकर चिल्लाया, जिससे झेंग लियांग और अन्य लोग सतर्क हो गए। झेंग लियांग, यांग निंग तीर को बाल बाल बचते हुए देखकर हैरान और डरी हुई दोनों थी। इस नज़दीकी हमले से वह डर के मारे गहरी सांस छोड़ गई। तीर चलाने का अनुभव होने के बावजूद ये पहली बार था जब उसने किसी को तीर से लगभग घायल होते देखा। स्थिति की गंभीरता ने उसे हिलाकर रख दिया और वह हैरान रह गई। इससे वह बहुत डर गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के बीच से गुंडों का एक खतरनाक समूह निकला, जो काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे भयावह काले मुखौटों के पीछे छिपाए हुए थे। तेज और सोची समझी चालों से रहस्यमय हमलावरों ने समूह को घेर लिया और अपना ध्यान शाही गाड़ी और झेंग लियांग पर केंद्रित कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने तलवारों और धनुष बाणों सहित घातक हथियार लहराए, जिससे तनाव बढ़ गया और अत्यधिक अनिश्चित तथा खतरनाक गतिरोध पैदा हो गया। हमलावरों को अपने चारों ओर घिरा देखकर झेंग लियांग के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने झट से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसने यांग निंग को जोर से आवाज लगाई और चेतावनी दी, अंदर ही रहो, बाहर मत आना। उसकी प्राथमिकता उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसे आसन खतरे से बचाना था। म्यान से तलवार निकालकर झेंग लियांग ने अपना पूरा ध्यान अचानक सामने आए खतरे पर केंद्रित कर लिया। हमलावरों का सामना करने के लिए तैयार वह अडिग खड़ा था और अपने लोगों और राजकुमारी को उस भयावह खतरे से बचाने के लिए तैयार था जो उनके बीच मंडरा रहा था। गिरोह के नेता ने झेंग लियांग पर व्यंग्य किया, उसकी खुद को बचाने की कोशिश का मजाक उड़ाते हुए। आज यहाँ से निकलने की सोचना भी मत, आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। समय ही बताएगा कि यहाँ से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं, झेंग लियांग ने दृढ़ता से जवाब दिया। पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे एक हमलावर पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए झेंग लियांग ने कुशलता से अपनी तलवार चलाकर उस प्रयास को विफल कर दिया। झेंग लियांग के नेतृत्व में गुलान और शाही रक्षकों ने स्थिति को समझा और काले कपड़े पहने गुंडों के साथ भीषण युद्ध किया। गाड़ी के अंदर यांग निंग डर के मारे कांप रही थी। बाहर हो रहे क्रूर संघर्ष की भयावह आवाजें उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थीं। दर्द की चीखें और तलवारों की टक्कर ने भय और आतंक का माहौल बना दिया था। वह जमीन पर दुबकी हुई थी, अपने हाथों से अपने कान ढांढ रही थी, अपने अभयारण्य के ठीक बाहर हो रही उस भयावह वास्तविकता से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे गाड़ी के बाहर लड़ाई बढ़ती गई, यांग निंग को आश्चर्य हुआ कि झेंग लियांग ने साम्राज्य के नायक की उपाधि प्राप्त करने के लिए अनगिनत लड़ाइयां कैसे लड़ीं। हालांकि यांग निंग को पता था कि उपन्यास में झेंग लियांग मुख्य पुरुष पात्र है और परंपरागत रूप से मुख्य पुरुष पात्र से ऐसी खतरनाक स्थितियों से सुरक्षित निकलने की उम्मीद की जाती है, फिर भी उसके चोटिल होने या नुकसान का सामना करने का डर उसे सताता रहता था। काल्पनिक युद्धों के बारे में पढ़ते हुए उसे जो एकांत का अनुभव हुआ, वह बिल्कुल वास्तविक हो गया जब उसने अपनी आंखों के सामने घटित हो रही तीव्र और खतरनाक घटनाओं को देखा। उन दृश्यों को वास्तविक जीवन में घटित होते देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और भय और खतरे का एहसास और भी गहरा हो गया। कल्पना और वर्तमान क्षण की कठोर वास्तविकता के बीच के तीव्र अंतर ने उसे गहरे भय से भर दिया। उपन्यासों के क्षेत्र में सुखद अंत लगभग निश्चित होता है, लेकिन इस खतरनाक मुठभेड़ में कोई निश्चितता नहीं थी।
स्थिति की अप्रत्याशितता ने उनकी परिस्थितियों की गंभीरता को वास्तविक बना दिया तथा इसका भावनात्मक प्रभाव अत्यधिक था। यांग निंग ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और तलवारों की टकराहट की भयानक आवाज और लड़ाकों की पीड़ा भरी कराह से खुद को बचाने के लिए गाड़ी के फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और वह डर के मारे प्रार्थना कर रही थी, झेंग लियांग कृपया सुरक्षित रहो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने खुद को आश्वस्त किया, नायक कभी नहीं मरता, वह मर नहीं सकता। उसकी आवाज़ धीमी फुसफुसाहट में लड़खड़ा गई, उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। उसके गालों पर अनायास ही आंसू बहने लगे। उसने हमेशा खुद को एक मजबूत और निडर इंसान के रूप में देखा था। यहाँ तक कि एक जंगली भालू का सामना करते हुए भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उनका हमेशा से मानना था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपना धैर्य बनाए रखेंगी तथा हर स्थिति का साहस और अडिग संकल्प के साथ सामना करेंगी। फिर भी झेंग लियांग के बाहर खड़े होने और डाकुओं के एक गिरोह का सामना करने, जिनके पास सुरक्षा के लिए बहुत कम सुरक्षाकर्मी हैं, के विचार मात्र से ही उसे असहनीय भय का अनुभव होने लगा। उसके बिना किसी चोट के वापस लौटने की कल्पना करना लगभग असंभव सा लग रहा था। उसे चोट लगने का ख्याल ही उसके दिल में चुभ गया। वह बौद्धिक रूप से जानती थी कि मुख्य पात्र सुरक्षित है, लेकिन उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। एक समय ऐसा आया जब उसकी जिंदगी में उसकी अहमियत बेहिसाब बढ़ गई। उसके बिना जिंदगी अकल्पनीय हो गई और यह ख्याल ही उसे अंदर तक झकझोर देता। अगर वह इसी पल अपनी दुनिया में वापस पहुंच भी जाती तो भी उसे अपने पिछले भावशून्य अस्तित्व में वापस लौटने की अपनी क्षमता पर सवाल उठता। क्या वह उसकी यादों को यूं ही भुला सकती थी, उसे अपने दिल से ऐसे निकाल फेंक सकती थी मानो वह कभी उसका हिस्सा ही न रहा हो। गाड़ी के अंदर यांग निंग भावनाओं के उफान पर थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यह संघर्ष जल्द से जल्द सुलझ जाए और सब सुरक्षित रहें। तभी उसने गुलान की घबराहट भरी आवाज़ सुनी, महाराज कृपया सावधान रहें। गुलान चिल्लाया, डाकुओं के एक समूह के खिलाफ अपनी भयंकर लड़ाई में लगा हुआ था। झेंग लियांग का नाम सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह अचानक सीधी बैठ गई तथा गाड़ी की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने बाहर झांका, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। काले कपड़े पहने, नकाबों के पीछे अपनी पहचान छिपाए शव इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिन पर तलवारों से किए गए जख्मों के भयानक निशान थे। कभी हरा भरा रहा जंगल अब अस्थायी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था, जहां खून से सने शव बिखरे पड़े थे। फिर भी ये भयावह दृश्य अंत नहीं था। कई डाकुओं के पहले से ही गिर जाने के बावजूद झेंग लियांग और उसके रक्षक अभी भी लगातार गुंडों से लड़ रहे थे। उनके हमलों से यह स्पष्ट था कि वे युवराज झेंग लियांग के पीछे थे। यांग निंग की आंखें झेंग लियांग को ढूंढते हुए बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। उसे 4 डाकुओं के एक समूह से जूझते देखकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह संख्या में बहुत कम था, फिर भी उसे उसकी वीरता पर कोई शक नहीं था। वह जानती थी कि वह खुद को कुछ नहीं होने देगा। कम से कम उसकी खातिर तो वह अंत तक लड़ेगा और सुरक्षित व स्वस्थ होकर उसके पास लौटेगा। उसकी नज़रें तब और सख्त हो गईं जब उसने देखा कि एक डाकू काले कपड़े पहने हुए चुपके से झेंग लियांग की तरफ बढ़ रहा है, तलवार लिए अचानक वार करने को तैयार। उसे एहसास हुआ कि दूर से चिल्लाने से वह समय पर सतर्क नहीं होगा, और चूंकि गुलान अपनी लड़ाई में व्यस्त था, इसलिए उसे समझ आ गया कि उसे कुछ करना होगा। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसने वह धनुष बाण उठाया जो झेंग लियांग ने उसकी सुरक्षा के लिए गाड़ी में सोच समझकर छोड़ दिया था। उसने झेंग लियांग की तरफ चुपके से आ रहे आदमी पर निशाना साधा और बिना कुछ सोचे समझे तीर छोड़ दिया। धनुर्विद्या में उसका कोई सानी नहीं था। इस दुनिया में भले ही वह धनुर्विद्या में महान शूरवीरों से आगे न निकल पाए, लेकिन कम से कम किसी भी तरह से उनसे कम नहीं थी। शुक्र है कि झेंग लियांग ने उसकी कुशलता को पहचान लिया था। उसे तलवार या चाकू देने के बजाय उसने उसकी रक्षा के लिए धनुष बाण से लैस कर दिया था। महाराज, गुलान, जो दूसरे डाकुओं से उलझा हुआ था, ने उस आदमी को पीछे से झेंग लियांग की ओर बढ़ते देखा। उसने चिल्लाकर चेतावनी दी, लेकिन दूरी के कारण वह झेंग लियांग तक समय पर पहुंचकर उसकी मदद नहीं कर सका। फिर भी इससे पहले कि उस आदमी की तलवार झेंग लियांग की त्वचा को छू पाती, एक तीर हवा में तेजी से आया, जिससे वह घायल हो गया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। झेंग लियांग, जो अपने सामने 4 डाकुओं को चतुराई से खदेड़ रहा था, गुलान की चेतावनी सुनकर अचंभित रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि एक शरीर उस पर टूट पड़ा। झेंग लियांग अचंभित होकर पीछे हट गया और देखा कि वह आदमी उसके सामने जमीन पर गिर पड़ा है। एक तीर उसकी छाती में घुस गया था, उसके दिल पर चोट कर रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसने उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था और गाड़ी का पर्दा हट गया था, और यांग निंग हाथ में धनुष लिए खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी, दृढ़, एकाग्र और क्रोध से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में वही भाव थे जो तब थे जब उसने एक ही वार में भालू को मार गिराया था। हालांकि इस बार उसकी आंखें लाल थीं मानो वह रो रही हो, और उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन धनुष पर उसकी पकड़ किसी अनुभवी शूरवीर की तरह मजबूत और स्थिर थी। बहुत कम गार्ड इतनी सटीकता से किसी आदमी को एक ही वार में दिल पर वार करके मार गिराने में कामयाब हो पाते। फिर भी दूर से भी उसका निशाना अचूक था। ये देखकर झेंग लियांग उसकी तीरंदाजी में महारत देखकर दंग रह गया। एक कुलीन परिवार की महिला इतनी कुशल कैसे हो सकती है? उसके पिता यांग लुयांग को भी तीरंदाजी या तलवारबाजी में इतनी महारत हासिल नहीं थी। उसने ऐसा कौशल कहाँ से अर्जित किया था? तभी गुलान ने बचे हुए डाकुओं से निपट लिया और इलाके का मुआयना किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और दुश्मन अचानक हमला करने के लिए तैयार तो नहीं है। चेहरे पर चिंता के भाव लिए वह झेंग लियांग के पास पहुंचा। महाराज, आप ठीक तो हैं? क्या आपको कहीं चोट लगी है? झेंग लियांग ने गुलान के कपड़ों पर अपने खून से सने हाथ साफ किए और सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। कुछ गार्डों को इस गंदगी को साफ करने के लिए पीछे रहने को कहो। हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि हम पर कोई और हमला हो जाए।
चलो कहीं सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, झेंग लियांग ने आदेश दिया। उसकी नज़र यांग निंग पर से हटी नहीं, जो स्तब्ध और सदमे की हालत में थी। समझ गया महाराज, गुलान ने आदेश का पालन करने के लिए तैयार होकर जवाब दिया। इन निर्देशों के साथ झेंग लियांग गाड़ी की ओर बढ़ गया, जबकि गुलान शाही गार्डों को स्थिति के बारे में आदेश देने के लिए पीछे रह गया। गुलान ने तुरंत बाद की स्थिति से निपटने और शुरुआती जांच पड़ताल के लिए कुछ भरोसेमंद गार्ड चुने। इस बीच वह झेंग लियांग के साथ मिलकर संभावित खतरे से बचने के लिए उस इलाके से निकल गया। जंगल के बीचों बीच रुकना बेशक खतरनाक था। कौन बता सकता था कि अगला गुप्त हमला कब और कहां से हो सकता है। युवराज और उनके साथ मौजूद अन्य महिलाओं के साथ ऐसे स्थान पर एक मिनट भी रुकना निस्संदेह नासमझी और जोखिम भरा था। गुलान को क्या करना है ये बताने के बाद झेंग लियांग ने गाड़ी की ओर चलने से पहले अपने खून से सने हाथ गुलान के कपड़ों पर पोंछे। वह यांग निंग को अपने खून से सने हाथों से डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें जितना हो सके साफ करने की कोशिश की। चलते हुए उसकी नज़रें यांग निंग से हटती ही नहीं थीं। वह अभी भी खिड़की के पास बैठी उसे स्तब्ध भाव से देख रही थी। उसकी आंखें, जो कभी दृढ़ निश्चय से भरी थीं, अब आंसुओं से भरी और लाल थीं, मानो उसके आंसुओं के अनमोल मोती किसी भी क्षण झरने की तरह गिर पड़ेंगे। हालांकि उसने धनुष एक तरफ रख दिया था, फिर भी उसके हाथ डर और घबराहट से कांप रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी कुशलता का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए किया है। उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। आदमी की छाती में तीर घुसने की तस्वीर ही उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। इससे उसका पेट खराब हो गया और उसका रंग पीला पड़ गया। झेंग लियांग की पैनी नज़रों ने यांग निंग की कमज़ोर हालत पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने बाहर से पर्दा हटा दिया ताकि वह खूनी मंजर न देख सके। वह नहीं चाहता था कि वह उस दृश्य को देखती रहे, उस पर विचार करती रहे और खुद को भावनात्मक और शारीरिक रूप से कष्ट देती रहे। गाड़ी में चढ़ते ही झेंग लियांग ने अपनी सीट पर बैठने से पहले दरवाजे बंद कर लिए। क्या तुम्हें चोट लगी है? यांग निंग ने अपनी स्तब्धता से कांपते हुए उसे उत्सुकता से पूछा। उसने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी नज़र उसकी कमर पर लगे खूनी घाव पर रुक गई, जो तलवार के वार का भयावह परिणाम था। वह घबरा कर बोली, खून बह रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई दवा है? वह बेचैनी से अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी ताकि उसके घाव पर दबाकर खून बंद किया जा सके। अपनी चोट के बावजूद वह उसके सामने ऐसे बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, मानो सब कुछ ठीक हो। इतनी गंभीर चोट के बावजूद वह इतना उदासीन कैसे दिख सकता था? झेंग लियांग उसकी आंखों में अपने लिए चिंता भरी नज़र देखकर भावुक हो गया। नर्म नज़रों से उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। यांग निंग उसकी अचानक कोमलता से अचंभित रह गई। अजीब बात यह थी कि उसे उसका कोमल स्पर्श नापसंद नहीं हुआ, बल्कि उसे सुकून मिला। इस अप्रत्याशित सौम्यता से उसके गाल लाल हो गए और वह एक क्षण के लिए चुप हो गई। हमें जल्द ही आश्रय और आराम मिल जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झेंग लियांग ने उसकी आंखों में दिखाई दे रही चिंता को दूर करते हुए उसे आश्वासन दिया। लेकिन तुम घायल हो, तुम इतनी शांत कैसे हो? यांग निंग ने पूछा। उसकी नज़र उसके खून से सने घाव पर टिकी हुई थी। यह कोई मामूली चोट नहीं थी और उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जाहिर दर्द के बावजूद वह उसे दिलासा देता रहा। यह मामूली बात है, जब हम सराय पहुंचेंगे तो मैं इसका इलाज करवाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई दर्द नहीं होता। यांग निंग की चिंतित निगाहों को अपनी ओर महसूस करते हुए झेंग लियांग ने विषय बदलने का सुझाव दिया। खिड़की के पास मत बैठो, गाड़ी चलने पर तुम्हारा सिर टकरा सकता है। आओ और यहाँ बैठो। उसने अपने बगल में रखे गद्दे को थपथपाया। वह नहीं चाहता था कि वह खिड़की के पास बैठकर बाहर का भयावह दृश्य देखे। इससे उसे और भी गहरा सदमा पहुंचेगा। सही शब्द न ढूंढ पाने पर यांग निंग ने अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसने उसके सुझाव को ठुकराया नहीं। आज्ञाकारी होकर वह उसके बगल में बैठ गई। उसके पास जाने से पहले उसने अपने बाहरी वस्त्र से कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा और उसे उसके घाव पर दबाकर खून बहना बंद कर दिया। इसे ऐसे ही पकड़े रहो, वरना तुम्हारा जख्म और बिगड़ जाएगा, उसने निर्देश दिया और उसके हाथ को अस्थायी पट्टी को अपनी जगह पर रखने का इशारा किया। झेंग लियांग उसकी गंभीरता पर हंसा और उसके निर्देशों का पालन किया। उसका सफल प्राथमिक उपचार देखकर यांग निंग संतुष्ट हो गया और उसके साथ सीट पर बैठ गया। हालांकि जैसे ही वह खड़ी हुई, उसके पैर, जो गाड़ी के फर्श पर बहुत देर तक घुटनों के बल बैठे रहने से कमजोर हो गए थे, जवाब दे गए। तीर चलाते समय उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। झेंग लियांग ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसे गिरने से पहले ही थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए उसने पूछा, तुम्हें मेरी चिंता थी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? उसने गंभीरता से पूछा, फिर उसे अपनी बगल वाली सीट पर बिठाया। इस घटना से पूरी तरह हिल जाने और पूरी तरह थक जाने के बावजूद वह अभी भी उसके बारे में चिंतित थी और हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसकी लाल और सूजी हुई आंखें साफ इशारा कर रही थीं कि वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। चाहे उसने खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश की हो, उसके कांपते हाथ और लड़खड़ाते पैर उसकी असली भावनाओं को उजागर कर रहे थे, जो उस आतंक का जीता जागता सबूत था जिसे उसने पहले अनुभव किया था। जैसे ही गाड़ी हिलने लगी, झेंग लियांग ने यांग निंग के कंधों पर हाथ रखकर उसे संभाल लिया। लगता है मुझे तुम्हें ऐसे ही थामे रहना पड़ेगा, वरना तुम पूरी यात्रा में लड़खड़ाती रहोगी, उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए हल्के से चिढ़ाया। जानबूझकर उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे चिढ़ाने की कोशिश की और घात लगाकर किए गए हमले या अपने वफादार रक्षकों के मारे जाने की बात करने से परहेज किया। यांग निंग पहले से ही पिछली घटनाओं से सदमे में दिख रही थी। वह उसकी परेशानी को और बढ़ाना नहीं चाहता था। यांग निंग ने उसे घूरने के बावजूद अपना हाथ उसके कंधों से नहीं हटाया। उसकी पकड़ की गर्माहट और उसके अंगूठे की आरामदायक लय ने उसे कुछ हद तक शांत किया।
उसकी हरकतों ने उसका ध्यान भटकाया, जिससे उसका ध्यान उस भयावह घटना से हट गया जो अभी अभी घटी थी। जैसे जैसे गाड़ी उबड़-खाबड़ रास्ते पर धक्के खाती हुई आगे बढ़ी, वे खतरनाक जंगल से दूर होते गए। गाड़ी की सघन लेकिन आरामदायक सीमाओं के भीतर जेंग लियांग की देखभाल ने यान निंग को अपना संयम वापस पाने का मौका दिया। उसकी धड़कन धीरे धीरे धीमी हो गई और जल्द ही थकान ने उसे जकड़ लिया और वह गहरी नींद में चली गई। पहले ही इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद वह इतनी थकी हुई थी कि जाग नहीं पा रही थी। जेंग लियांग को उसे सोते हुए देखकर मजा आ रहा था। उसने धीरे से उसे अपनी जगह पर बिठाया और उसका सिर आराम से अपने कंधे पर टिका दिया। फिर भी जैसे ही उसके विचार फिर से हमले की ओर मुड़े, मनोरंजन चिंता में बदल गया। आज वह अकेला नहीं था, खतरा सिर्फ उसे ही नहीं, यान निंग को भी था। उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं और एक दृढ़ निश्चय ने उसे जकड़ लिया। वह उन लोगों को, जिन्होंने उन पर हमला करने की हिम्मत की थी, बिना सजा के नहीं जाने देगा। 4 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद जेंग लियांग और यान निंग आखिरकार शिनलिंग शहर पहुंच गए। यात्रा की मांग यान निंग की अपेक्षा से कहीं अधिक थकाऊ साबित हुई। यान निंग ने सोचा था कि ऊनी कपड़े पहनना और गाड़ी के अंदर शरण लेना पर्याप्त होगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ये तो उनकी परेशानियों की शुरुआत मात्र थी। आधुनिक वाहनों के विपरीत ये गाड़ी असुविधाजनक थी और उबड़-खाबड़ रास्तों पर लगातार खड़खड़ाती रहती थी। इसके अंदर बैठना कार में बैठने से भी बदतर था। गद्देदार सीटों के बावजूद यान निंग की पीठ और शरीर में काफी दर्द और बेचैनी हो रही थी। यान निंग को अपने पिछले जीवन में मोशन सिकनेस का अनुभव आसानी से नहीं हुआ था, लेकिन ये सफर अलग था। लगातार हिलने डुलने और लंबी यात्रा के कारण उसे मतली और चक्कर आने लगे, लगभग बेहोशी की हालत में। रात में खाने पीने और आराम करने के बावजूद यात्रा का तनाव कम नहीं हुआ। लगातार मतली और मोशन सिकनेस के कारण यान निंग के लिए खाना खाना नामुमकिन हो गया था, जिससे पूरी यात्रा के दौरान उसे उल्टी सी महसूस होती रही। उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। मौसम बेहद ठंडा था, जिसने पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इस यात्रा के दौरान यान निंग को सही मायने में समझ आया कि लोग इस दुनिया में लंबी यात्राओं से क्यों बचते हैं। दूर दराज के शहरों की यात्रा करना एक नीरस दिन बिताने से कहीं ज्यादा बुरा साबित हुआ। इस दुनिया में यात्रा कोई आरामदेह या ताजगी देने वाली गतिविधि नहीं थी, ये पीड़ा का एक नया रूप था। जब यान निंग और जेंग लियांग शिनलिंग शहर के शाही निवास पर पहुंचे, तब तक सूरज डूब चुका था और रात हो चुकी थी। जैसे ही नौकरों ने गाड़ी से अपना सामान उतारना शुरू किया, जेंग लियांग ने यान निंग को उतरने में मदद की। इस बार यान निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी थकान और गाड़ी की ऊंचाई को नजरअंदाज करते हुए खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया। इस स्थिति में उसके पास शर्मिंदा होने की ऊर्जा ही नहीं थी। गाड़ी से उतरते हुए यान निंग ने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सफर के दौरान भी उसने सड़क पर किसी को नहीं देखा था। जब से उन्होंने सीमा पार की और शिनलिंग शहर में प्रवेश किया, तब से उन्होंने सड़कों पर शाही गार्डों और रात्रि गश्ती पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं देखा था। उसकी आंखों में चिंता देखकर जेंग लियांग ने समझाया, सड़कें सुनसान हैं क्योंकि हर कोई अपने घरों और परिवारों के लिए रवाना हो चुका है। कर्फ्यू का समय बीत चुका है और लोगों को सूर्यास्त के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं है, जिसका संकेत शाही ढोल की आवाज से मिलता है। ओह, यान निंग ने स्थिति को समझते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी नज़र सामने बने विशाल निवास की ओर घुमाई, जो मजबूत और सुंदर लकड़ी की संरचनाओं से बना था। हालांकि यह शाही महल या ड्रैगन मंडप जितना भव्य नहीं था, फिर भी यह एक प्रभावशाली और विशाल संपत्ति थी। यहाँ तक कि जेंग परिवार के अवकाश गृहों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिल्पकला का प्रदर्शन किया गया। यान निंग की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या यही वह जगह है जहां हम ठहरेंगे? जेंग लियांग ने उसके संदेह की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हम यहीं रहेंगे। हम 1 हफ्ते तक यहीं रहेंगे, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। उसके बाद मैं तुम्हें आसपास का इलाका दिखाने ले जा सकता हूँ। यान निंग ने भौहें उठाईं और मुस्कुराए। थका देने वाली और थकाने वाली यात्रा के बावजूद उसे खुशी थी कि वह यहाँ आई थी। जगह खूबसूरत थी। राजधानी शहर के मुकाबले मौसम हल्का था, जिससे उसे अपने ऊनी कपड़े उतारने का मौका मिला। शहर की सीमा में प्रवेश करने के बाद से उसने कई मनोरम दृश्य देखे थे जो उसकी नज़रों में आए थे। जेंग लियांग ने पहले ही उसे बताया था कि शिनलिंग शहर के स्थानीय बाजार अपने जीवंत माहौल के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां विविध पृष्ठभूमि के लोग आते जाते रहते हैं। उन्होंने उत्साहपूर्वक बताया कि उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्त्र शैलियों को देखने तथा विविध व्यंजनों का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। उत्सुकता से भरी यान निंग अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रही थी। जीवंत स्थानीय बाजारों की सैर और शिनलिंग शहर के विविध अनुभवों में डूबने की संभावना ने उसे यात्रा के हर पल का आनंद लेने के लिए उत्सुक बना दिया था। जैसे ही निवास के प्रभारी को महामहिम और राजकुमारी कंसोर्ट के आगमन की खबर मिली, वे जल्दी से राजसी निवास के बाहर पहुंचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने गहरी श्रद्धा के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुककर उनका अभिवादन किया। महामहिम, राजकुमारी कंसोर्ट, उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक संबोधित किया। उनके अप्रत्याशित आगमन से बूढ़ा व्यक्ति अचंभित रह गया और उसके अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। महाराज, अगर आपने मुझे अपने आने वाले आगमन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया होता तो मैं आपके यहाँ ठहरने का उचित प्रबंध कर देता, उसने अपनी आंतरिक बेचैनी स्पष्ट करते हुए कहा। अपनी पिछली यात्राओं के विपरीत जेंग लियांग ने प्रभारी व्यक्ति को पहले से सूचित न करने का फैसला किया और एक अप्रत्याशित घटना के साथ पहुंचे। इस अप्रत्याशित मुलाकात से हैरान प्रभारी व्यक्ति इस असामान्यता का कारण समझ नहीं पाया। हालांकि उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और समझ लिया कि वे इस यात्रा को हल्के में नहीं ले सकते। जेंग लियांग ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ काम के लिए नहीं आया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया। मैं चाहता था कि राजकुमारी को शिनलिंग शहर घूमने का मौका मिले, उसने समझाया। यान निंग ने भौहें सिकोड़ ली और उसे असमंजस से देखने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रभारी अधिकारी से काम पर आने के अपने असली मकसद के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। यह विचार उसके मन में घूमता रहा, उसके इरादों पर सवाल उठाता रहा। आह, मैं समझ गया, उस आदमी ने यांग निंग को संबोधित करते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके यहाँ रहने का अनुभव सुखद रहे। झेंग लियांग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। ज़्यादा इंतजाम की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सबके लिए रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि हम सब भूखे हैं और लंबी यात्रा से थक गए हैं। वह कुछ देर रुका और फिर बोला, इसके अलावा राजकुमारी के लिए सादा दलिया और चिकन सूप भी बना लीजिए। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है और अभी तो वे सिर्फ हल्का खाना ही खा पा रही हैं। यांग निंग ने झेंग लियांग की तरफ आश्चर्य से देखा, उसकी भलाई से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी उसकी तत्परता देखकर वह भावुक हो गई। हालांकि वह किसी भी खाने से संतुष्ट हो जाती, लेकिन सादा खाना बनाने की उसकी सोची समझी हिदायत उसे बहुत पसंद आई। यांग निंग की आहार संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के महत्व को समझते हुए उस आदमी ने सिर हिलाया। झेंग लियांग की यांग निंग के प्रति स्पष्ट देखभाल और चिंता देखकर ये स्पष्ट हो गया कि वह उससे बहुत प्यार करता था और खुलकर अपना स्नेह प्रदर्शित करने में संकोच नहीं करता था। उस आदमी को एहसास हुआ, यांग निंग को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करके वह झेंग लियांग का दिल जीत सकता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उसने राजकुमारी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया, ये समझते हुए कि इससे झेंग लियांग की नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक प्रभारी ने उत्साह से सिर हिलाया। ज़रूर, मैं तुरंत किसी को सबके लिए रात का खाना बनाने और आपके कमरों की सफाई का काम सौंप दूंगा। आपके आराम के लिए स्नान का भी इंतजाम किया जाएगा, उसने उन्हें आश्वासन दिया। तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को आदेश जारी किया, उन्हें सामान के स्थानांतरण में सहायता करने और शाही निवास में झेंग लियांग के ठहरने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।